नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ स्क्रीन पर जिन सज्जन को आप देख रहे हैं, डॉक्टर नवीन चौधरी हैं। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और आप एक बहुत बड़ी धांधली का शिकार हैं। धांधली इतनी बड़ी है कि आपने लोन लिया 12 करोड़ का और आपसे वसूली के लिए कहा गया कि आपको लगभग 147 करोड़ देने होंगे। मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां दी हैं उस पर मैं आऊँगा। लेकिन एक आम आदमी को बैंक और फाइनेंस एजेंसीज किस तरीके से पीस देती हैं, निचोड़ देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, उसका बहुत बड़ा और ज़िंदा सबूत आपके सामने डॉक्टर चौधरी हैं। एक आदमी जिसका अपना अस्पताल था, एक आदमी जिसका अपना एक बड़ा-सा मकान नोएडा में हज़ारों स्क्वायर मीटर में, दूसरा भी मकान उससे कहीं बड़ा, आज वो मकान से बेदखल है, अस्पताल पर ताला पड़ा हुआ है। एक लोन जो 16 करोड़ के आसपास का था, वो 140-47 करोड़ हो गया। और कितने साल में? मुझे लगता है कि 8-9 साल में। पहले यह जो पूरा मामला है इसको समझिए, और ये सिर्फ एक केस नहीं है। मैं आज डॉक्टर चौधरी के साथ इसलिए हूँ कि हिंदुस्तान में गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, महानगर हो, हर जगह पर बैंक का मारा हुआ आदमी आपको मिलेगा। बैंक का पैसा आपके पास एक दिन है तो उसका इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ सकता है। लेकिन बैंक को आपको पैसा लौटाना हो तो वो पैसा चाहे महीनों पड़ा रहेगा, आपको बस उतना ही मिलेगा जितना बाकी रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं। इस देश में दो तरह के नियम कायदे चलते हैं। एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं और वो सरकार के कानून के साए में चलते हैं और कानून को ठेंगे पर लेकर चलते हैं। और दूसरा आम आदमी है जिसकी रखवाली कानून करता है, लेकिन वही कानून उसको मारता है, उसको उसके घर से बेदखल करता है, उसके अधिकारों की हत्या करता है। और डॉक्टर चौधरी इसका बहुत बड़ा सबूत है। आज की तारीख में डॉक्टर चौधरी एक खबर नहीं है, मेरे लिए एक मसला नहीं है। डॉक्टर चौधरी हिंदुस्तान का एक बड़ा सवाल है। ये सिर्फ इकलौता एक इंसान का मामला, एक नागरिक का मामला नहीं है, इनकी तरह के लाखों लोगों का मामला है। इसलिए आज इस मसले को मैं विस्तार से लेकर चल रहा हूँ और बहुत मुमकिन है कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाना मेरा मकसद हो। लेकिन आप सुनिएगा डॉक्टर चौधरी से, एक सिविलाइज पर्सन, एक डॉक्टर जिसकी पुश्तें सेना में काम करती रहीं, एक व्यक्ति जो सेना में काम करके रिटायरमेंट लेकर के अपने घर में है, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी कैंसर की थर्ड स्टेज की पेशेंट है, कोई मरूवत नहीं, कोई रियायत नहीं, धांधली, गुंडागर्दी, डकैती, लूट, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब आप इनकी कहानी सुनते हैं। तो फिर आप कहते हैं कानून कहाँ है? कानून वही है जहाँ कानून को होना चाहिए। आदमी फटेहाल होता है, आदमी दर दर की ठोकरें खाता है। इसलिए डॉक्टर चौधरी, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जो आपके साथ गुजरी है, जो आपका मामला है, आप पहले उसको रखिए। Rana Yashwanji, good evening to you. गुड Good इवनिंग। evening. Good evening to all the viewers. जैसे यशवंत जी ने बताया, आई थिंक आई एम नॉट अलोन हु इज गोइंग थ्रू दिस. मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो सफ़र कर रहे होंगे, जो मतलब विक्टिम्स होंगे, जो मतलब सब कुछ खो बैठे होंगे. एंड कई अथॉरिटीज़ के पास गए होंगे, कई जगह पे पहुंचे होंगे, घर में बीमारी होगी, घर से उनको निकाल दिया गया होगा, कितने ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे. तो मैं तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ करके एक, हाँ, आई वांट टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ एवरीवन that what I am going through, what I have gone through. My background is very simple. My background is that my late father, my late father-in-law were senior officers in the army. They fought for the country. They were decorated officers. I went through the prestigious Armed Forces Medical College, AFMC, joined the Army Medical Corps, and 87 में मैंने premature voluntary retirement ली because
मैं नोएडा आया 1987 में, जब नोएडा एक बहुत छोटी सी तहसील थी, कोई आना नहीं चाहता था। एंड थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 1990 में मैंने नोएडा का फर्स्ट कॉरपोरेट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एनएमसी के नाम से स्टार्ट किया, नोएडा मेडिकेयर सेंटर लिमिटेड। 100 बेडेड हॉस्पिटल था। 1990 के डेज नोएडा के और आज के डेज में बहुत फर्क है। एक बहुत हिम्मत वाला स्टेप था करके नोएडा में आके हॉस्पिटल सेटअप करना, बहुत हिम्मत वाला स्टेप था करके इधर आना और कैसे मल्टी स्पेशलिटी वो दिस थिंग। अच्छा काम किया, कई हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए इस 35 इयर्स की जर्नी में। दिल्ली में भी बनाए, मेरठ में भी बनाए, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी बनाई इन अ सेपरेट कंपनी। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट में वन ऑफ द फर्स्ट गामा नाइफ इक्विपमेंट में लाया 1998 में विमेंस में। मतलब फर्स्ट गामा नाइफ फॉर इन द प्राइवेट इन अ डेडिकेटेड न्यूरो साइंसेज सेंटर। गामा नाइफ जो होता है ब्रेन के ट्यूमर्स के लिए ब्लडलेस न्यूरो सर्जरी का इक्विपमेंट है। ऐसी कई हेल्थ केयर में बहुत काम किया, बहुत जर्नी मीनिंगफुल बनाई। हाँ, खैर अब थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ ताकि व्यूअर्स को मैं शेयर कर सकूं करके। इस टाइम आदमी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है, काम कर रहा होता है, जब जोश होता है, सारा कुछ होता है, और आदमी जो है मतलब 2017 में, सितंबर 2017 में, ये इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस हैं। तो सुरक्षा एआरसी से, जो बॉम्बे की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरे लिए तो ये कंपनी एक एसेट डिस्ट्रक्शन कंपनी बन गई हाइंडसाइट में देखा जाए तो। हाँ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे लिए, आज आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, मेरे लिए एसेट डिस्ट्रक्शन कंपनी बन गई। 2017 में टोटल इनके साथ मेरा लोन का एक्सपोजर था 1675 करोड़। ठीक है। खैर 29 मैंने उस टाइम अपने हॉस्पिटल को एक मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया। सुरक्षा ने उसको ओके किया। और 2019 में सुरक्षा मुझे एनसीएलटी कोर्ट में ले गई, जबकि उनका क्लेम था उस टाइम जब मुझे कोर्ट में ले गए लेस देन 10 करोड़। यानी कि 2017 में आपने 16 करोड़ 75 लाख रुपए का लोन लिया, और 2019 में जब आपसे लोन वसूली के लिए वो कोर्ट में गए तो उन्होंने 10 करोड़ का क्लेम किया कि 10 आपके करोड़ से ऊपर का 10 करोड़ बाकी है। ठीक है, अभी इस टाइम 10 करोड़ से कम का है। ये ठीक है। सारे फैक्चुअल चीजें हैं, रिकॉर्ड पे हैं। 600 700 800 पेजेस की एप्लीकेशंस हैं, तो वो तो सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। 2020 में इस कंट्री में कोविड शुरू हुआ, मई में, सबको याद होगा, वो दिन कोई नहीं भूलेगा। हमारा हॉस्पिटल था कोविड के दौरान। हाँ, मैं फ्रंट लाइन पे हॉस्पिटल को सर्व कर रहा था, फ्रंट लाइन पे अपनी परवाह ना करके एज अ सोल्जर मैं खुद जाता था एवरी डे। जबकि इतने लोगों की डेथ हो रही थी, मैं अपनी टीम को मोटिवेट करता था, मैं अपने डॉक्टर्स को मोटिवेट करता था, ताकि डॉक्टर नवीन चौधरी आएंगे तो सारी सिस्टर्स आएंगी, सारी नर्सेज आएंगे, सारे जूनियर डॉक्टर्स आएंगे, उनको मैं हैंड होल्ड करता था। मैं एज एमडी अपने घर में नहीं बैठता था, डेली वहां सुबह 8 बजे पहुंचता था ताकि हम सेवा कर सकें। है 27 मई को 2020 में जो है कोर्ट का फैसला आया कि आपका जो है एनसीएलटी में इनका क्लेम एक्सेप्ट हो गया है, मतलब। और उन्होंने कोर्ट में एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको आईआरपी कहते हैं, कोर्ट अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया भाई अब जो है वो मैनेज करेगा, आप लोगों का कोई रोल नहीं है, ये एनसीएलटी का प्रोसेस है। ठीक है, वो आईआरपी आए। हाँ, और उनका बिहेवियर बड़ा क्वेश्चनेबल था। उनका
मोटिव बड़े क्वेश्चनेबल थे, और सब्सिक्वेंटली वो क्वेश्चनेबल मोटिव किसी और मैटर्स में प्रूव हो गए जब वो आरपी जो है सस्पेंड हो गए, हाई कोर्ट के द्वारा सस्पेंड हो गए। अच्छा। हाँ, वो जो आरपी डेजिग्नेट हुए थे हमारे मैटर में, वो सस्पेंड हो गए। हाँ, वो किसी और मैटर में, ताकि वो जब आरपी होते हैं, कई कंपनीज के लिए आरपी नियुक्त होते हैं, हमारी भी एक कंपनी थी, है ना, तो वो सस्पेंड हो गए, मतलब उनके अगेंस्ट इतनी सारी वो थी। खैर, उन्होंने 2 क्रेडिटर्स एक्नॉलेज किए, सुरक्षा एआरसी और धनलक्ष्मी बैंक। अब इस दौरान कोविड चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। 21 में अक्टूबर, उससे पहले इन्होंने क्या किया करके, इस आरपी ने सुरक्षा का लोन जो 1675 का था, इस दौरान इन्होंने मेरा एक घर भी बेच दिया। और फिर धनलक्ष्मी ने जो मेरी फार्मा की फैक्ट्री थी, जो सेपरेट कंपनी में थी, वो बेच दी, जो जिसकी वैल्यूएशन 50, 60, 70 करोड़ की थी, जिसने लोन तक नहीं लिया था, वो सेकेंडरी कोलेट्रल था उनके पास। राणा जी, एक noteworthy point है, that was a secondary collateral. That factory in another company had not borrowed from Dhanlakshmi. That was lying as an additional collateral with them. That they sold. Factory worth 50, 60 crores or maybe more. They sold for only 5 crores. In 7.5 acres, that factory was there. That factory was producing medicines for export. That factory had licenses to export about 52 medicines in 4 different countries. मतलब आप अभी चल देखिए, सुनिए सारी स्कीम को। तो धनलक्ष्मी ने उसको बेचा, हाँ, सरफेजी के रूट में। यहाँ मेरे से एनसीएलटी में फाइट कर रहे हैं, विच इज आईबीसी कोड, और वहां सरफेजी कोड में फैक्ट्री को बेच रहे हैं। ये सरफेजी कोड क्या सर? ये भी लोन रिकवरी का डिफरेंट मैकेनिज्म है। आईबीसी का जो है इंसॉल्वेंसी, ये नया मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है। मतलब आपने मेरे से 10 रुपए लेने हैं, तो आप जो है ए कोर्ट में भी जाएंगे रिकवरी के लिए, बी उसमें भी जाएंगे रिकवरी के लिए, सरफेजी में भी जा रहे रिकवरी हैं, के लिए आप कहीं जा रहे हैं और बेचने के लिए आप कहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक बिल्कुल। ठीक। अच्छा, आप मतलब मल्टीपल तरीके से एक आदमी को फिनिश करना चाह रहे हैं फॉर योर ओन ग्रीड। मैं ग्रीड भी दिखाऊंगा आपको ऐसा ऐसा। हाँ, फिर जो सुरक्षा का लोन था, जैसे मैंने बताया 1675 कहा था, इस आरपी साहब ने जो है इसको रिकॉग्नाइज किया, यू नो, फॉर अबाउट 60 odd करोड़। ये मैं बात कर रहा हूं 2020 की। एक आरपी जो है, जो कोर्ट अपॉइंटेड होता है, ही इज लाइक दी टोटल कर्ता धर्ता। ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. He is supposed to assist the court. He is supposed to guide the court. He is supposed to be a fair, honest gentleman. And his purpose is to resolve the matter. But because वो सुरक्षा के inclined इतना ज्यादा था, तो उसने सुरक्षा को वोटिंग शेयर देना था ताकि सुरक्षा सारा मैटर कंट्रोल करे। तो उसने 50-60 करोड़ का उसको रिकॉग्नाइज किया, और धनलक्ष्मी के लोन को उसने 27 करोड़ पे रिकॉग्नाइज किया। ठीक है। अब इन्होंने ये हॉस्पिटल भी किसी को असाइन कर दिया। अच्छा, सुनिए, ये स्टोरी सुना रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। इन्होंने ये हॉस्पिटल 2021 में किसी को दे दिया थ्रू द प्रोसेस। अच्छा, मगर इन्होंने ये हॉस्पिटल किसी हॉस्पिटल ओनर को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। डॉक्टर नवीन चौधरी सेटल करना चाह रहे थे, उनको नहीं दिया, एक इंडिविजुअल को दिया। वो इंडिविजुअल जो थे, बिल्कुल उनके पास फंड्स नहीं थे, उनके पास मींस नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास हॉस्पिटल का कोई बैकग्राउंड नहीं था। In my opinion, he was just a professional bidder.
You understand who are professional bidders? You see, आप बोलते चले, समझ रहा हूँ। वो हॉस्पिटल के लिए भी बिड कर रहे हैं, दूसरे स्टेज पे होटल के लिए भी बिड कर रहे होंगे. दे आर फ्रंट पीपल, दे आर फ्रंट पीपल. हाँ, खैर, तो आपस में शायद लगता है उनकी कहीं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग रहती है, हाँ. हाँ, तो वो हाँ. अंडरस्टैंडिंग टूट गई. हाँ, या मोर लाइकली जो उसके फाइनेंशियल बैकर थे वो पीछे हट गए. तो अभी थोड़ा कहानी को आगे चलते हैं. 2021 से मेरा लोन तो हो गया अबाउट 60 करोड़, और वहां का धनलक्ष्मी का बन गया 27 करोड़, जहां तक तो मैंने आपको बताया था. ये भी बता दिया करके इन्होंने 21 में किसी को दे दिया. फिर 21 में जब इन्होंने प्रपोजल भी एनसीएलटी कोर्ट में दे दी, बट कोर्ट की विजडम में किसी वजह से कोर्ट ने उसको अप्रूवल नहीं दी, एनसीएलटी में नहीं दी. और वो प्रपोजल जुलाई 21 से लेके आज तक बैक एंड फोर्थ हो रही है, ताकि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए. फिर हमने कहा करके आप ये सब मत करिए, हम सेटलमेंट के लिए भी गए. हमने कई बार इनको बोला करके वी वांट टू सेटल. आप इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, सारा ये कुछ कर रहे हो. तो किसी वजह से दे डिड नॉट वांट टू सेटल विद डॉक्टर नवीन चौधरी और व्हाटएवर, बिकॉज आई थिंक जब अलाइनमेंट्स कहीं और हों, जब प्रेशर्स कहीं और से हों, ऑल दोज थिंग्स वी कैन नॉट डू विच पीपल विद डीप पॉकेट्स कैन डू. खैर, फिर इन्होंने मेरे ऊपर और प्रेशर बनाया. हॉस्पिटल बंद हो गया 21 अक्टूबर 21 में, जबकि उस टाइम पीक कोविड में राणा जी इस कंट्री में आपको याद हो, हॉस्पिटल जो है एनसीआर में टेंट्स में खोले जा रहे थे, कैंप्स में खोले जा रहे थे. इतनी बेड्स की कमी थी. यू विल अप्रिशिएट जो मैं कह रहा हूं, पब्लिक विल अप्रिशिएट करके. हॉस्पिटल टेंट्स में, कैंप्स में, कहां नहीं खोले गए. आपका बंद हो गया, हमारा बंद हो गया ड्यू टू वॉट एवर रीजन करके. आप इनका फायर का लाइसेंस जो है वो खत्म हो गया है. यू अंडरस्टैंड? मैं समझ रहा हूं. 30 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन गॉट शट डाउन. तब से लेके अब तक तो शट है. फिर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया इन्होंने. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फैक्ट्री बेच दी, मकान बेच दिया. अब जिस मकान में मैं 30 साल से रह रहा था, इन्होंने कहा डॉक्टर चौधरी पे इसको कैसे और ब्रेक किया जाए, इस ह्यूमन बीइंग को कैसे खत्म किया जाए, इस ह्यूमन बीइंग को कैसे मार दिया जाए. ये क्यों अभी तक बार बार खड़ा हो जाता है, क्यों कोर्ट में जा रहा है, क्यों एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाल रहा है, क्यों नहीं इस मैटर को खत्म कर रहा. तो इन्होंने मुझे थ्रेट दिलवाए, मुझे वार्निंग्स दिलवाई, सब कुछ हुआ मेरे साथ. इवेंचुअली यही टाइम था 3rd, 4th अगस्त, 5th अगस्त ऑफ 2023, एग्जैक्टली 2 इयर्स पहले. सरफेजी रूट के थ्रू इन्होंने मेरे को मेरे घर से इविक्ट कर दिया. तो जिस मकान में मैं 30 साल से 30 इयर्स से रह रहा था, हाँ, उससे हमें बड़े अनसेरेमोनियसली, बड़े, जो एक घर से निकाला जाना कभी कोई इजी नहीं होता. एंड खासकर व्हेन यू डोंट हैव एनी प्लेस टू गो, यू डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव, योर वाइफ इज सिक, वी वर ऑन द रोड एंड दे वर लाफ. आप दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं? अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया हूँ रिसेंटली. हाई कोर्ट ने क्या कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट को मैंने जाके बोला करके, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी विनती कर रहा हूँ करके, जो मेरे ये लोन असाइन किए जा रहे हैं, मैं अब असाइनमेंट की बात सुनाता हूँ. मैं बिल्कुल कहानी को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ. धनलक्ष्मी बैंक ने मेरा लोन जो 3-4 करोड़ का था, जैसे मैंने बताया, पहले 27 करोड़ का एक्सेप्ट हुआ, वो 38 करोड़ का करके, ये प्लीज नोट करिए जी, 38 करोड़ का करके इसको असाइन कर दिया एक कंपनी को, साइनो क्रेडिट को. साइनो क्रेडिट, जैसे मैंने बताया,
is already under investigation. Sino Credit is already labeled as Hawala operator. Sino Credit के promoters are on bail from Supreme Court. हम्म और अगर ये लोन धनलक्ष्मी की बुक्स में 38 करोड़ का है, हम्म तो राणा जी बताइए, being a nationalized bank, why are you selling the 38 crore rupee loan for 2.2 crores? क्या धनलक्ष्मी बैंक के पास पब्लिक का पैसा नहीं है? क्या धनलक्ष्मी बैंक के पास गवर्नमेंट फंड्स नहीं है? क्या ये धनलक्ष्मी बैंक ये जो आरबीआई? लोन इन्होंने ट्रांसफर किया 90% वेव ऑफ करके, आप कह रहे हैं कि 38 करोड़ का हिसाब बनाया और उसको 2 करोड़ 20 लाख रुपए में किसी को हैंड ओवर यस, किया कि आप डॉक्टर चौधरी से आप उगाइए, पैसा आप ले लीजिए। हाँ, ये कौन मगर सी है? मगर सर, ये बैकग्राउंड, साइनोक्रेड कौन सी कंपनी है? सर वही तो मैं आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, हम्म साइनो क्रेडिट को क्यों दिया? साइनो क्रेडिट हमें तो बता के नहीं दिया हम्म कि वो असाइन कर सकते हैं अपना लोन, तो किसको चुना? किसको चुना? साइनो क्रेडिट को। हु इज साइनो क्रेडिट? हम्म साइनो क्रेडिट is a company which is involved in lot of hawala transactions. ये भूषण स्टील वाली कंपनी है क्या? Yes sir, ये वही कंपनी है, you are absolutely right. और भूषण स्टील में they have been labeled as hawala operators in the हाँ, judge, मुझे पता है। हम्म and तो their promoters are on bail for in that matter. So is today Sino Credits going to run my hospital? A hawala operator? The fact of the matter is that a loan becomes 38 crores but is given to the other person for 2.2 crores so that he will fight me for 38 crores now. And I want to tell you at this time, वो मैं slip up कर गया, इतने events होते हैं। जब ये COC में जब इन्होंने उस पार्टी को दिया था मेरा हॉस्पिटल, तो COC में सिर्फ 2 ही क्रेडिटर थे, मैंने जैसे बताया, एक था सुरक्षा और एक थी धनलक्ष्मी। तो धनलक्ष्मी को 21 करोड़ में से COC ने सिर्फ 25 लाख देने का फैसला किया था, ओनली 25 lakhs। ये COC क्या होता है सर? सर ये मैं थोड़ा पीछे चला गया। COC इज कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग होती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, हाँ, तो उसमें आरपी ने फैसला किया था और सुरक्षा ने उसको वो किया था, बिकॉज ये सब मिले हुए थे ना। उस टाइम धनलक्ष्मी को सिर्फ 25 लाख मिल रहा था। कितने में से? 21 करोड़ में से। अच्छा। एनीवे ये तो बहुत मतलब मैनिपुलेशंस हुई, बैकडोर वो हुई, साइनो क्रेडिट को दे दिया। यू कैन इमेजिन साइनो क्रेडिट इन्वॉल्व्ड इन भूषण स्टील एंड वांटिंग टू टेक ओवर अ हॉस्पिटल। नाउ सिमिलरली Suraksha is assigning my loan or has already assigned it, I don't know, may have already assigned it. This 12 crore loan in their loan document. Please note, sir, they have sold both my houses. They have said a 12 crore loan. Now that has become 147 crores. Please note this figure, 147 crores. So whoever has taken the loan or who will take this loan, but the High Court has made the observation in the last date that whatever the outcome of this matter, it will be it will be subject to the guidelines and rules, फैसला ऑफ द कोर्ट। तो मतलब बट मतलब 12 करोड़ का लोन 147 करोड़ बन गया सर। डॉक्टर नवीन चौधरी आपके सामने है और मैं आपको बोलने देना चाहता था और उनको आपने सुना होगा। 3-4 बातें समझिए, और ये हम में से कोई भी आदमी हो सकता है या डॉक्टर नवीन चौधरी की तरह हज़ारों की तादाद में लोग भटक रहे होंगे अपने हक की खातिर। वो जगह जगह दरवाजे खटखटा रहे होंगे मगर उनको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा होगा। आपने 12 करोड़ लोन लिया और 12 करोड़ का लोन अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, वो 147 करोड़ हो गया।
आपके अस्पताल से बेदखल आपको कर दिया गया, और जिस धनलक्ष्मी बैंक ने आपको लोन दिया था, उसने कहा कि अब मेरा लोन 3-4 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 38 करोड़ हो गया है। 38 करोड़ की रकम की वसूली उसने एक कंपनी को दी 2 करोड़ 20 लाख में, कि 38 करोड़ तो तुम वसूलो, हमको तुम 2 करोड़ 20 लाख दे दो। और 2 करोड़ 20 लाख लेकर के जिस कंपनी ने ज़िम्मा लिया, उसको अस्पताल दिया गया। वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी के डायरेक्टर्स जितने भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो टेंटेड हैं, नंबर एक। दूसरा ये कि आपकी उस 12 करोड़ की लोन की उगाही के लिए ऐसी फैक्ट्री को बेचा गया जो फैक्ट्री किसी और कंपनी के तहत थी। सर इस वो धनलक्ष्मी ने बेचा अपने लोन के लिए। ये 12 करोड़ तो सुरक्षा का है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। धनलक्ष्मी ने आपका फार्मा कंपनी बेची। फार्मा कंपनी बेच दी, जो कि फार्मा कंपनी ने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया था, नॉट अ सिंगल पेनी। इट वाज अ सेपरेट कोलेटरल लाइंग विद देम। और उसके बाद आप यूं समझिए कि आपको आपके घर से बेदखल कर दिया गया। एक आदमी की संपत्ति सिर्फ अस्पताल ही 12 करोड़ के मुकाबले कई करोड़ का होगा, लेकिन अस्पताल भी गया, एक कंपनी है वो भी गई, मकान है वो भी गया। यानी कि आपने, एक आदमी ने पूरी जिंदगी या पुश्तों के जरिए जितना कुछ जमाया था, बनाया था, संजोया था, उसको आपने हड़प लिया। ये सीधे सीधे अपहरण है, डकैती है। और उस आदमी को आपने सड़क पर डाल दिया। 70 साल से ऊपर की उम्र हो गई है डॉक्टर चौधरी की, और मैं आपके सामने इसलिए हूँ कि ये एक बहुत ही जायज़ मामला है। एक आदमी कहता है कि मेरे ऊपर अगर लोन है तो मैं लोन चुकाने को तैयार हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन आप एनसीएलटी में जाते हैं। एनसीएलटी क्या करता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स तय करता है। यानी कि यह जो मामला है, इस मामले को निपटाने के लिए एक एजेंट आता है। वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, कोर्ट की मदद करते हैं। वो बताते हैं कि इस मामले को सुलझाने के लिए सही रास्ता क्या है, उनकी निगाह में मामला क्या है, और कानून के ज़रिए इसके लिए रास्ता क्या है। और वो आदमी मिल करके, ये बतौर डॉक्टर चौधरी एक आरोप है, अंदेशा है, मिल करके उसने धांधली की। दरअसल बड़े शहरों में ज़मीन कब्जा करने के लिए, संपत्ति पर कब्जा करने के लिए पर्दे के पीछे का जो खेल होता है, जिसमें पैसे के लेन देन के जरिए कानून का गला घोंटा जाता है, दरअसल डॉक्टर चौधरी के साथ वही हुआ है। कहीं कानून नहीं रहा है, कहीं इंसाफ नहीं रहा है। एक आदमी को जितना निचोड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, उतना निचोड़ा मारा गया है। अब मामला हाई कोर्ट में है। जी डॉक्टर चौधरी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा प्लीज टू यू एंड टू योर व्यूअर्स, दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड स्पेशली नाउ, ये पिछले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में मेरे ऊपर वेल्ड थ्रेट्स, मेरे ऊपर वेल्ड प्रेशर्स थ्रू सम मैकेनिज्म और द अदर पहुंचाए जा रहे हैं। मतलब आई एम फियरिंग फॉर माई लाइफ, फॉर माई वाइफ्स लाइफ। शी इज एज इट इज अ वेरी सिक पर्सन। ये मतलब चीज़ का आपने सुना होगा। और भाई ये ऐसा नहीं डॉक्टर चौधरी जो कह रहे हैं अंदेशा उनका गैर वाजिब है या बेबुनियाद है। ये अंदेशा अगर है, थ्रेट्स आ रहे हैं, तो ये होता है। इन लोगों ने अपना एक जंगल राज खड़ा करके रखा हुआ है। ये ऐसी जमात है जिस जमात ने सिस्टम के भीतर ऐसी पैठ बना रखी है कि उसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप लामबंद नहीं होते, पब्लिक अवेयरनेस नहीं होता है, और कानून को लेकर के आपकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ने की नहीं होती, आपके भीतर वो जज्बा ना हो, हिम्मत ना हो, तो फिर बहुत सारे लोग हथियार बीच में डाल देते हैं। डॉक्टर चौधरी की दाद है कि वो इस उम्र में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत उम्मीद है कि जो लोन है, लोन ले लो, इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट ले लो। लेकिन एक आदमी की उस लोन के मुकाबले 4 गुना 5 गुना ज़्यादा संपत्ति, जो रकम, उस रकम की संपत्ति को तुमने हड़प लिया है, उसके बाद भी कानून का फंदा गले में डाल रखा है। इंसाफ ज़रूरी है, और इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए साहस, और इस तरह के मामलों पर लड़ने कहने की गुंजाइश पैदा करना,
बहुत ज़रूरी है, जो हमारे समाज में कम होता चला जा रहा है। डॉक्टर चौधरी, मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई कोर्ट एक रास्ता निकालेगा। हम आपके साथ हैं। अ, जो लोन है, जिसको इंटरेस्ट है, ज़ाहिर है वो सब देना आपका बनता है। लेकिन जो नाइंसाफ़ी है, जो ज़्यादती आपके साथ है, जो जिस जंगल राज का या धाँधली का आप शिकार रहे हैं, उससे बाहर आना भी आपका, हम सबका लगभग फ़र्ज़ है। इंसाफ जब तक किसी समाज में या देश में स्टैब्लिश नहीं होता है, तब तक वहाँ रहना किसी शरीफ आदमी का बड़ा मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी आपका जुड़ने के लिए। चलते-चलते अगर आपकी कोई बात हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ जुड़े हैं और लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। एक तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपने मुझे हिम्मत दी, आपके कहा करके आप जुड़े रहेंगे। एंड मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी तो कितने ही और लोग जो हैं हमारी तरह फिनिश हो चुके हैं। हुँ। मेरे साथ भी क्या रही होगी, आप इमेजिन करिए, जब मेरे को मेरे घर से निकाल दिया नहीं, गया एंड मुझे आई इसका डिड नॉट अंदाज़ा हैव हो अ रहा है। प्लेस। मुझे इसका अंदाज़ा हो रहा है। आपके हालात मुझे समझ में आ रहे हैं। मतलब वाइफ विथ कैंसर, I almost 70 years of age at that time. Now I'm above 70. Going through all these things, getting threats, getting pressures. आपने देश की सेवा की है, आप फ़ौज से हैं और आप फ़ौलादी जुनून के हैं। आप जीतेंगे और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Thank you. Thank थैंक you यू। very much. Thank you.